हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि कैसे यूरोप की कुछ कंपनियां उठ के कहाँ की तरफ आ रही थी, इंडिया की तरफ आ रही थी और वो इंडिया में क्या है अपना व्यापार करना चाहती थी। उस सीरीज़ में हमने बताया था पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगालियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखो 5 कंपनियाँ यूरोप की कौन कौन सी कंपनियाँ हम इंडिया की तरफ आ रही थी। PDEDF। पी से पुर्तगाली, डी से डच, ई से इंग्लैंड वाले जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज करेंगे, डी से डेनिश, एफ से फ्रांसीसी। ये इनमें से सबसे पहले 1498 में कौन आ चुके थे? पुर्तगाली इंडिया पे आ चुके थे। ये देखो ये इंडिया है। पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा ने क्या किया था? यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज की थी। कहाँ तक के रास्ते की? इंडिया तक रास्ते आने की। फिर जब ये पुर्तगाली आए तो इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? कालीकट में ये उतरे थे, कोचीन में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगा ली। फिर हमारा एक राजा था आदिल शाह। आदिल शाह से इन्होंने क्या है गोवा को हड़प लिया, उसे मारा पीटा और इसे भगा दिया यहाँ से। तो पुर्तगालियों ने किसको छीन लिया है? गोवा को भी छीन लिया है। और मुंबई भी जो है, आज का मुंबई जो है ये उस टाइम पे पुर्तगालियों का ही था। इन्होंने मतलब यहाँ पे आके के कब्जा कर लिया था। नीचे हिंद महासागर है तो ये अपने आप को हिंद महासागर के स्वामी बोलते थे। और ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति इन्होंने अपनाई थी। कोई भी जहाज आता जाता था यहाँ हरमुज से लेके और यहाँ तक ये मलाया तक, इतने लंबे सी रूट पे किसका अधिकार चल रहा था? पुर्तगालियों का अधिकार चला था। और पुर्तगाली कहाँ के थे? यूरोप के थे। यूरोप से आए और कहाँ आगे बैठ गए? इंडिया में। और इंडिया में बैठ के यहाँ से आने जाने वालों से टैक्स ले रहे हैं। और ऊपर किसकी डायनेस्टी चल रही है? लोधी डायनेस्टी ऊपर चल रही है। हमारे राजा को कोई मतलब नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है। ये पुर्तगाली जो है इंडिया के लोगों को परेशान नहीं करते थे। ये इंडिया के अंदर की तरफ नहीं गए, ऊपर की तरफ भी नहीं गए, ठीक है। ये हमेशा क्या है, सिर्फ इन्होंने यहाँ से टैक्स लिया आने जाने वालों से। और जो राजा होते थे ना उस टाइम के, उनकी अगर शिप जाती थी उस पर भी इनका कार्टेज लगता था। अकबर की शिप भी जाती थी ना तो उस पर भी कार्टेज लगता था। किसका? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाली अच्छा खासा टैक्स कमा रहे थे सी रूट से। लेकिन इंडिया में ये ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। इंडिया के लोगों को ये परेशान नहीं करते थे। इन्हें इंडिया से अंदर से लेना देना नहीं थे। ये बस यहाँ सी रूट पे ही रहते थे, बाहर इस बाउंड्री पे। अब क्या है, ये 100 साल हो चुके हैं अकेले पुर्तगाली बैठे हैं यहाँ पे इंडिया में। ये खूब कमा रहे हैं। और मैंने बताया था, पूरी स्टोरी सुनाई थी कि कैसे यहाँ पे सती प्रथा बंद की और अपनी पॉपुलेशन को गोवा में इन्होंने बढ़ा लिया है, ठीक है। अब क्या है, डच आए। डच आना शुरू हो गए धीरे धीरे इंडिया पे। डच आए, सबसे पहला डच आया 1596 में। कार्नेलियन नाम था इसका, कार्नेलियन हॉट्समैन, कार्नेलियन नाम था। 1596 में यहाँ पे एक सुमात्रा द्वीप है, उस सुमात्रा द्वीप पे सबसे पहले ये आया। इंडिया के ईस्ट साइड में आया था, पूर्व में। और सीधा जब ये आया तो इंडिया पहुंचा तो यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश में आते ही इसने क्या है, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में अपनी एक फैक्ट्री लगा ली, कंपनी लगा ली पहले। अब कंपनी लगा ली तो उसमें गवर्नर भी कोई आएगा। तो जब यहाँ का गवर्नर आया और इन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया, देखो पुर्तगाली आ चुके हैं पहले ही, ठीक है। यहाँ से मसाले वगैरह का क्या व्यापार कर रहे हैं। इसी तरह डच भी क्या थे, स्पेन के गुलाम थे। ये भी नए नए आज़ाद हुए थे। इन्हें भी चस्का लगा कि हमें भी धन कमाना चाहिए, हमें अमीर बनना चाहिए। और ये चस्का पूरा करने के लिए सबको किसका रास्ता दिखता था? इंडिया का, क्योंकि इंडिया रिच बहुत था। यहाँ आओ, व्यापार करो, यहाँ से सामान लो, अपने देश में ले जाओ और अमीर बन जाओ। तो डच भी नए नए आज़ाद होकर कहाँ पे पहुँच गए? इंडिया में पहुँच गए। यहाँ पे इन्होंने 1600 में क्या है, 1602 में यहाँ पे अपनी कंपनी लगा दी। 1596 में तो ये यहाँ तक पहुँचे थे। और 1602 में मछलीपट्टनम में इन्होंने आगे अपनी कंपनी लगा ली। अब डच भी है और पुर्तगाली भी है। साथ साथ एंट्री वैसे इंग्लैंड वालों की भी हो चुकी है 1600 के आसपास, 1600 में, ठीक है। 1600 में अंग्रेज, लेकिन अंग्रेज अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले डच का देख लेते हैं। तो डच जो थे, डच हावी पड़ने लगे किस पे? पुर्तगालियों पे। पुर्तगाली अपना सामान बनाते और जहाँ बेचते इंडिया के मार्केट में, वहीं अपना सामान लेके कौन आ जाते? डच आ जाते। इससे क्या है, मार्केट एक हो गया, लेकिन कंपटीशन में फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इनकी आपस में क्या है, लड़ाई होने लग गई। डच और पुर्तगालियों की आपस में लड़ाई रहती तो डच जो थे हावी पड़ने लगे। जहाँ जहाँ पुर्तगालियों ने कब्जे कर रखे थे वो सारी जगह किसने हथिया ली? डचों ने हथिया ली। अब इस टाइम पे पुर्तगाली जो हैं डचों से बहुत परेशान है, ठीक है। पुर्तगाली, एक तरफ पुर्तगाली हैं और दूसरी तरफ क्या है, डच है। तो इनके बीच में डच हावी पड़ रहे हैं पुर्तगालियों के ऊपर। अब साथ साथ ही एंट्री किसकी भी हो रही है। ये देखो 1602 में कंपनी बनाई थी
अंग्रेज भी आ चुके हैं, लेकिन वो अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, वो अपनी कंपनी खोलने की सोच रहे हैं। 1600 में वो भी आए और उन्होंने देखा अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने भी कहाँ लगाई थी, मछलीपट्टनम में ही लगाई थी अंग्रेजों ने भी अपनी। अब थोड़ा अंग्रेजों का जानेंगे कि वो कैसे कैसे एंट्री हुई। इसका डचों का पता लग गया कि सबसे पहला आदमी जो था कार्नेलियस 1596 में आया था। अब देखेंगे अंग्रेज किस किस टाइम कोशिश कर रहे थे इंडिया में आके अपना ट्रेड करने की। अब ये देखो, ये दोनों इंडिया में एंट्री कर चुके हैं। इंग्लैंड वाले सबसे पहले कैंगस्टर नाम का एक आदमी था, ये इंडिया में आया, लेकिन ये ना किसी राजा से मिला, ये किसी से नहीं मिला, ये चुपचाप आया। ये 1599 की बात है, 98-99 की बात है। देखो वो 96 में आया था, ये 99 में आया है, लेकिन ये इंडिया में घूमा फिरा, इसने यहाँ की चीज़ें देखी, सब कुछ देखा और वापस अपने देश चला गया। ये किसी से एक वर्ड नहीं बोला, इसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद एक आदमी आया, जॉन मिल्टन होल, होल लिख देती हूँ मैं, जॉन मिल्टन होल। ये 1602 के आसपास आया था, उससे भी पहले ही लगा लो, इसके जाने के बाद जस्ट बाद ये आया, 1602 लगा लो, ठीक है। जॉन मिल्टन हॉल आया और ये सीधा आके कहाँ गया, यहाँ पे ऊपर किसका राज चल रहा है, 1602 के आसपास किसका राज चल रहा है, अकबर का, ठीक है। जॉन मिल्टन हॉल आया और ये अकबर से मिलने गया। अकबर से इसने बोला व्यापार कर ले, ट्रेड करना चाहते हैं हमारी कंपनी, लेकिन अकबर ने क्या है, इन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें इंडिया में यहाँ पे व्यापार करने की परमिशन नहीं दूंगा। तो इन्होंने बोला भी कि जी हम टैक्स दे देंगे, हमें यहाँ पे व्यापार करने दो, लेकिन अकबर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया और ये क्या है, ये खाली हाथ होल वापस चला गया। उसके बाद जब इसने अपने देश में जाके ये बातें बताई कि ऐसे ऐसे इंडिया में एक ऐसे राजा है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसी भाषा बोलता है, तुर्की भाषा बोलता है, ऐसी शाही जिंदगी जीता है, तो एक अंग्रेज तैयार किया ब्रिटेन वालों ने, जिसका नाम था हॉकिंस, ठीक है। ये आया 1608, कुछ किताबों में 1608 लिखा है, कुछ में 1609 लिखा है। तो ये इस टाइम आया, ये पूरी तैयारी के साथ आया, देखो जो ये अंग्रेज आ चुके हैं ना, छोटी मोटी कंपनी, ये फैक्ट्री लगा चुके हैं वैसे इंडिया में अपनी 1600 में, मछलीपट्टनम में ही 1600 में ही अपनी एक कंपनी बहुत बड़ी नहीं लगाई है इन्होंने, जस्ट किसी से यहाँ पे ना मद्रास में किसी एक राजा से एक जमीन बंजर पड़ी थी, वो ली और उसमें क्या है, अपना छोटा सा बाउंड्री बना ली और टीन वगैरह कुछ डाल लिया, इस तरह से एक कमरा बना रखा है। जस्ट इसमें रह जरूर रहे हैं एक दो अंग्रेज यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रेड करना चाहते हैं, बना ले चुके हैं, जगह बना चुके हैं अपनी रहने की यहाँ पे, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है, वो छोटा मोटा काम धंधा ही कर रही है, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो। तो 1608 में और या 1609 में एक आदमी आता है हॉकिन, और ये तुर्की भाषा सीख के आता है, क्योंकि इन्होंने होल ने जाके बताया था कि ऐसे ऐसे एक राजा है तुर्की भाषा बोलता है, तो ये तुर्की भाषा सीख के आया, विदेशी शराब लेके आई है अकबर के लिए, और ये जाके अकबर के दरबार में जाता है और उससे मिलता है कि मैं उसे इम्प्रेस करूंगा। लेकिन क्या है, 1605 में तो क्या है, अकबर की डेथ हो जाती है, 1605 में क्या है, अकबर की डेथ हो चुकी है। अब अकबर के बाद कौन राजा बना था, शहनशाह कौन बना था, जहांगीर। तो अब इस टाइम पे यहाँ पे राज किसका चल रहा है, दिल्ली में, जहांगीर में। तो ये हॉकिंस मिलने तो आता है अकबर से, लेकिन अकबर की क्योंकि डेथ हो चुकी है, तो ये किससे मिलता है, सीधा आगे ये जहांगीर से मिलता है। तो ये हॉकिंस जो है इसके दरबार में जाता है, जहांगीर को क्या है, विदेशी शराब देता है और तुर्की भाषा में बात करता है। ये देखो अंग्रेज था, इंग्लिश बोलता था, लेकिन ये क्या भाषा सीख के आया, तुर्की भाषा सीख के आया, किसको इम्प्रेस करने के लिए, हमारे राजा को। तो ये जहांगीर से बात करता है तुर्की भाषा में, तो जहांगीर इससे बहुत इंप्रेस होता है कि भाई कोई विदेशी है और मेरे बाप दादा उनकी जुबान बोल रहे हैं। तो ये इससे बात करता है, जहांगीर बहुत इंप्रेस होता है, तो ये इससे बोलता है कि जी हम अपनी कंपनी लगा लें यहाँ पे सूरत में। लेकिन सूरत में किसकी कंपनी है ऑलरेडी, पुर्तगालियों की, और पुर्तगाली तो बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे हैं। तो जहांगीर ने मना किया कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे परमिशन नहीं दूंगा लगाने की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पुर्तगाली हैं ऑलरेडी, और मेरे बाप दादाओं के, अकबर के, मेरे दादा के या मेरे फादर के, उन पे भी कार्टेज पे, शिप पे क्या है, पुर्तगालियों का कार्टेज लगता था, तो मैं भाई परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगाली हैं। तो इन्होंने बोला कि जी अगर हम उनसे लड़ाई कर ले और हम जीत गए तो क्या हम हमें परमिशन दे दोगे। तो जहांगीर ने बोला ठीक है, तुम इससे लड़ाई कर लो, अगर तुम जीते जाते हो, पुर्तगाली और या तुम में से कोई भी जीतता है वो यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा लेगा। तो 1611 में ये बात होती है और इनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, किसके, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में। अब 1612 आ चुका है, 1612 में यहाँ पे लड़ाई होती है, सवाली का युद्ध, गुजरात में सवाली की लड़ाई किसके बीच में है, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में। यहाँ पे 1612 में लड़ाई होती है, सवाली का युद्ध, और इस सवाली का युद्ध यहाँ पे देखो समुंदर ही समुंदर है, यहाँ पे क्या है,
इस समुद्र में रेड ड्रैगन शिप लेके आए। रेड ड्रैगन एक शिप का यूज किया किसने? अंग्रेजों ने। किसके खिलाफ? पुर्तगालियों के खिलाफ। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अंग्रेजों ने रेड ड्रैगन शिप का यूज किया है और शिप के बाद क्या है, अंग्रेज जीत गए हैं और पुर्तगाली जो है सवाली के युद्ध में हार गए हैं। और जैसे ही ये 1612 में हारे तो 1613 में क्या है, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगा दी अंग्रेजों ने? सूरत में। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले इन्होंने कोशिश की थी 1608 में, जैसे ही हॉकिंस आया था उन्होंने कोशिश की सूरत में लगाने की, लेकिन यहाँ पे क्या है, जहांगीर ने मना कर दिया तो वो उन्होंने कहाँ अपनी कंपनी ओपन कर ली? यहाँ पे मछलीपट्टनम में। जब 1612 में लड़ाई हुई तो 1613 में ये जीतने के बाद इन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगा ली? सूरत में दोबारा लगा ली। कोशिश इन्होंने सूरत में स्टार्टिंग में की थी लेकिन पुर्तगालियों की वजह से ये लगा नहीं पाए थे। अब जब ये हॉकिंस था ना, इससे जहांगीर से परमिशन ले रहा था कि जी हम यहाँ पे ट्रेड कर ले, तो जहांगीर ने भी मना किया था कि हम यहाँ पे तुम्हें ट्रेड नहीं करने देंगे। तो जहांगीर ने क्या है, इसे 400 का मनसब दे दिया था कि तुम्हें जितने दिन रहना तुम इंडिया में रह सकते हो, क्योंकि ये इम्प्रेस हो गया था उससे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन नहीं दूंगा। तो इससे क्या है, उसे 400 का मनसब मिल चुका था। अब जो हॉकिंस है वो 4 साल यहाँ पे रहा और 4 साल में क्या है, 4 साल के बीच में तो वो क्या, सवाली का युद्ध करके चला गया। अब जहांगीर को भी ये यकीन हो गया कि अंग्रेजों में कुछ ना कुछ काबिलियत है कि उन्होंने पुर्तगालियों को इतने लंबे टाइम से जो सी रूट पे कब्जा करके बैठे थे उनको भी हरा दिया है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको थोड़ा सा ना ट्रेड करने की परमिशन दे दी, लेकिन उसके बदले में जहांगीर ने बोला कि मैं तुमसे टैक्स लूंगा। तो ये टैक्स देते और छोटा मोटा व्यापार करने लग गए थे। अब 1615 आ चुका है और ये जो हॉकिंस था ये 4 साल इंडिया में रहा और 4 साल के बाद क्या है, ये वापस चला गया हम अपने देश। अब ये वापस गया है तो एक दूसरा अंग्रेज आएगा एक के जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे छोटी मोटी फैक्ट्री तो डाल ही रखी है ना, उसे चलाने के लिए क्या है, वापस आएगा। और जो ये अंग्रेज थे ये अपने देश की महारानी ब्रिटेन से 217 आदमी थे, ये इकट्ठे हुए। इन्होंने एक परमिशन लेटर बनाया कि जी हमें इंडिया पे ट्रेड करने के लिए जाना है, हमें परमिशन दे दो। तो इनकी महारानी ने इन्हें 15 साल के लिए इंडिया पे सिर्फ व्यापार करने की परमिशन दी थी कि 15 साल के बाद तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो ये 217 आदमी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम धंधा ठीक हो जाए। अब इसके बाद आया टॉमस रो। हॉकिंस के जाने के बाद टॉमस रो की एंट्री होती है इंडिया में। अंग्रेज हैं जो काम धंधा वो थोड़ा बहुत जमा के गया था, तो इसे क्या है, उनका अभी ज़्यादा मटेरियल तो तैयार होता नहीं है, तो क्या है इन्हें बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि इन्हें जहांगीर को टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। तो जब टॉमस रो आया तो 1615 में जहांगीर की बेटी थी एक, उसका जन्मदिन था और वो जन्मदिन की अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। तो क्या होता है, आग लग जाती है वहाँ पे और जहांगीर की जो बेटी थी वो सारी जल जाती है। जहांगीर के जो उस टाइम पे वैद हुआ करते थे, वैद हकीम जो भी थे, उन्होंने खूब कोशिश कर ली, लेकिन उसकी लड़की की जो जली हुई जो स्किन थी ना वो ठीक ही नहीं हो रही थी, ये बहुत परेशान था। तो ये बात किसको पता लगती है, टॉमस रो को पता लगती है। ये जहांगीर के पास जाता है और बोलता है कि जी मैं ऐसे ऐसे आपकी बेटी को ठीक करवा सकता हूँ, मैं अपने डॉक्टर बुला के। तो जहांगीर ने वो परमिशन दे दी कि ठीक है भाई तुम अपने डॉक्टर बुला लो और मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो टॉमस रो अपने डॉक्टर बुलाता है अपने देश से और इसके क्या है, वो आते ही क्या है उसे ठीक कर देते हैं, स्किन जो थी उसकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो जहांगीर इससे बहुत खुश हो जाता है और जहांगीर क्या कहता है कि जो टैक्स इन पे बहुत ज़्यादा लग रहा था, टॉमस रो टैक्स को कुछ कम करवाने के लिए आया था कि जी हमारे ऊपर जो टैक्स है उसे कम कर दो। तो जहांगीर इससे इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी की जो जल गई थी उसे ठीक करने में कौन हेल्प करता है, टॉमस रो। और जहांगीर खुश होकर इसके टैक्स में को क्या कर देता है, माफ़ कर देता है, बहुत कम टैक्स लगाता है। और यही जहांगीर की क्या है, सबसे बड़ी गलती है। अगर जहांगीर को पता होता कि ये थोड़ा सा टैक्स को फ्री करने के लिए थोड़ा सा टैक्स अगर इनका मैं माफ़ कर रहा हूँ तो ये धीरे धीरे इंडिया पे हावी होके और एक दिन मेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे, तो जहांगीर ऐसी परमिशन कभी नहीं देता। ये जहांगीर की गलती जो है ये भारी पड़ेगी पूरे इंडिया पे, ठीक है, और खुद इन पे भी, क्योंकि आगे जाके अंग्रेज क्या है, जहांगीर के शाहजहाँ के जो आगे बहादुर शाह जफर हो गए उनके पोता पोती जो होंगे सबको मार देंगे। कौन मार देंगे, ये अंग्रेज। अब देखो 1615 में क्या है, टॉमस रो ये सक्सेस हो गया कि टैक्स पे इन्होंने कुछ माफ़ करवा दिया है। अब 3 चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे, पुर्तगाली, डच और कौन, अंग्रेज। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, ये पुर्तगाली हार चुके हैं इनसे, ये पुर्तगाली डच से भी परेशान है।
अब पुर्तगालियों ने सोचा कि मुझे डचों से और इनसे लड़ने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं रहा, डच बहुत कुछ छीन चुके हैं और रही गई कसर किसने, अंग्रेजों ने पूरी कर दिया। तो पुर्तगालियों ने प्लान बनाया कि मैं इन दोनों की लड़ाई करवा देता हूँ और इनसे मैं क्या कर लेता हूँ, दोस्ती कर लेता हूँ। तो इन दोनों को लड़वाने का प्रोग्राम किसका है, पुर्तगालियों का, ताकि इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाए। अब ये तो थी इंडिया की बात जो चल रही है। जहाँ से ये कंपनियां आई थी, कहाँ से आई थी ये यूरोप से आई थी। अब यूरोप में क्या चल रहा है, ये तो इंडिया में बैठी है, ये प्लानिंग इंडिया में चल रही है। अब जो यूरोपियन कंट्रीज थी, यूरोपियन यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या है, ब्रिटेन की का राजकुमार था चार्ल्स सेकंड, ठीक है, ब्रिटेन का राजकुमार है चार्ल्स सेकंड, और पुर्तगालियों की जो राजकुमारी है उसका नाम है कैथरीन। यूरोप में क्या चल रहा है, ब्रिटेन के राजकुमार के साथ पुर्तगालियों की जो राजकुमारी है कैथरीन की, इनकी शादी हो रही है यहाँ पे। तो पुर्तगालियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने बोला देखो मैंने बताया था इंडिया में मुंबई जो है वो किसका है, वो पुर्तगालियों का है। यहाँ पे पुर्तगालियों ने छीन रखा, कब्जा कर रखा है इंडिया में, ठीक है। तो जब इनकी शादी हुई तो पुर्तगालियों की लड़की है, राजकुमारी है, तो इन्होंने क्या बोला पुर्तगालियों ने कि जी ब्रिटेन के राजकुमार को कि हमारी इंडिया में एक प्रॉपर्टी पड़ी है, हम उसे दहेज में किसको देते हैं, आपको देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है इनकी इंडिया में, ये जो मुंबई इन्होंने हड़प रखा था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, ये जो मुंबई था इसको दहेज में दे दिया, किसको, ब्रिटेन के राजकुमार को। अब ब्रिटेन के राजकुमार ने सोचा कि भाई मैं तो यहाँ रहता हूँ और इंडिया में क्या ज़रूरत है मुझे मुंबई को लेने की। तो इसने बोला चार्ल्स सेकंड ने कि मेरे देश के कुछ लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए गए हैं 217 लोग, ये प्रॉपर्टी मुंबई मेरे तो किसी काम की नहीं। तो इसके जो 217 अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए इंडिया में आए हुए हैं, इसने इसको किराए के ऊपर, किराए के लिए किसको दे दी, इन 217 आदमियों को मुंबई दे दिया किराए पे कि तुम मुझे यहाँ से किराया देते रहना और मेरी प्रॉपर्टी, दहेज में मिली हुई प्रॉपर्टी पे तुम यहाँ पे अपना काम धंधा शुरू कर लेना। अब देखो ध्यान से देखो, ये कहाँ के, यूरोप के। पुर्तगाली कौन, यूरोपीय। अंग्रेज कौन, ये भी बाहर के। लेकिन इंडिया ये मुंबई किसका, इंडिया का। दहेज में दिया जा रहा है और यहाँ की जो जनता है, इंडिया की जो जनता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इंडिया की प्रॉपर्टी कहाँ यूरोप में दहेज में दी जा रही है और उस पर हकदार कभी पुर्तगाली आके बैठते हैं, कभी डच हड़पने की सोचते हैं। और अब दहेज में किसे मिल गया है, ब्रिटेन वालों को मिल गया है और उसने किराए पे किसको दे दिया है, 217 आदमी जो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए थे। अब पुर्तगालियों के साथ तो क्या है, अंग्रेजों की रिश्तेदारी हो गई है क्योंकि भैया उन्होंने अपनी लड़की की शादी की है। तो अब कौन बच गए, डच। तो अंग्रेज और डच के बीच में अब लड़ाई होती है, बेदरा की लड़ाई, ठीक है। और इस लड़ाई में जो है डच हार जाते हैं और अंग्रेज जो हैं वो जीत जाते हैं। तो पहले हुआ था देखो स्वाली का युद्ध, स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। उसके बाद बेदरा की लड़ाई हुई, इसमें इन्होंने डच को हरा दिया। अब देखो क्या थी, PDEDF, पुर्तगाली हार चुके हैं, डच हार चुके हैं। इन दोनों पे कौन हावी है, अंग्रेज, ठीक है। इसके बाद आए डेनिश आए, उन्होंने देखा थोड़ा बहुत काम धंधा किया, लेकिन उन्होंने देखा यहाँ तो पहले ही इनके दावेदार इतने हैं इंडिया पे, इनकी ही आपस में लड़ाई हुई पड़ी है, तो ये डर गया और ये क्या है, ये यहाँ से छोड़ के इंडोनेशिया चले गए। डच भी क्या है, यहाँ से छोड़ के और चले गए। पुर्तगाली भी अपना थोड़ा बहुत काम धंधा सिर्फ गोवा तक सिमट के रह गए और डच भी जा चुके हैं, ठीक है। अब कौन बच गया, ये आए और देख के कि हाँ बसना हमारे तो बस की बात है नहीं, तो ये वापस चले गए डेनिश। अब कौन बच गए, फ्रांसीसी और इंग्लैंड वाले। अब यहाँ पे ये दोनों भी है, ये फ्रांस और ये ब्रिटेन, इनमें यूरोप में भी आपस में क्या रहती है, आपस में लड़ाई रहती है। ये यूरोपियन कंट्रीज है, देखो यहाँ पे ये यूरोपियन कंट्रीज है। एक मान लो फ्रांस और दूसरी क्या है, ब्रिटेन। इनमें इनके जो आपस में है ना, यूरोप में भी इनके बीच में आपस में, ये इकट्ठे नहीं है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाया, कहीं कोई सोचे ये इकट्ठे है तो है ही नहीं, मैडम ने ये बना दिए, ठीक है। तो इनके बीच में यूरोप में आपस में लड़ाई चल रही है 1746 से 1748 पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई इनकी हुई 1749 से 1754 और थर्ड लड़ाई हुई इनकी 1756 से 1763। और इनका नाम, ये लड़ाइयाँ कहाँ चल रही है, ये यूरोप में चल रही हैं और इनका नाम क्या दिया जा रहा है, इंडिया के नाम पे, कर्नाटक का युद्ध, ठीक है, कर्नाटक का युद्ध। ये लड़ाइयाँ कहाँ चल रही हैं, यूरोप में चल रही हैं। अब क्योंकि यूरोप की
इसकी फ्रांस की और ब्रिटेन की कंपनी इंडिया में भी आई हुई है, तो उनकी दुश्मनी इंडिया में भी दिखेगी। अब यहाँ पे फ्रांसीसी भी हैं इंडिया में जो अपना ट्रेड करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे कौन है, ब्रिटेन वालों भी है। अब ये लड़ाई यूरोप में चल रही है तो उसका असर कहीं ना कहीं इंडिया पे भी होगा। ये चल रही है यूरोप में, लेकिन नाम इंडिया का कोई लेना देना नहीं है इनसे, लेकिन नाम किसके नाम पे रखे हैं, कर्नाटक का युद्ध इंडिया के नाम पे। फिर इनमें ना संधियां हुई, आक्सलासाफेल की संधि हुई, ट्रीटी बोलते हैं आक्सलासाफेल, ठीक है। दूसरी हुई पांडुचेरी की संधि, और उसके बाद हुई पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। ये 3 संधियां हुई इनकी, ये यूरोप में ही। और 1760 में, ये तो यूरोप में हो रहा है, इंडिया पे इसका क्या असर है, यहाँ पे एक कंपनी है अंग्रेज और दूसरे हैं फ्रांसीसी, इन दोनों की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। इसमें क्या है, अंग्रेज जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन जो फ्रांसीसी है ये क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है। अब देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है, अगर प्राइवेट कंपनी को डिसीजन लेने हैं तो वो फटाफट डिसीजन लेगी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का अगर कोई आदमी है तो उसे क्या है, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, जो परमिशन आएगी तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट के काम में तो बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो गवर्नर था इंग्लैंड वालों का और फ्रांसीसी वालों का, फ्रांस का जो एक गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले, ये बहुत ही पावरफुल था। अगर ये इसे परमिशन टाइम से मिल जाती, इनका क्या था, इन्होंने तो रात को मीटिंग की कि भाई सुबह हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे लड़ाई करेंगे, तो ये तो सुबह उठते ही क्या है, इन्हें किसी और से परमिशन थोड़ी लेनी है, तो प्राइवेट कंपनी है, ये फटाफट एक्शन ले लेती थी। लेकिन वहीं पे डुप्ले क्या फंस जाता था, ये पहले अपने देश लिख के भेजता कि मुझे ऐसे ऐसे ये चाहिए, ये हथियार चाहिए, मुझे ऐसी रणनीति बनानी है, मैं ऐसे अटैक करूँगा, ये लेटर लिख के बेचारा भेजता, जब तक वहाँ से रिप्लाई आता तब तक क्या होता, तब तक तो ये एक्शन ले चुके होते थे। इससे क्या है, डुप्ले इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल था। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी ना होती, अगर ये भी प्राइवेट कंपनी होती, तो डुप्ले इनको हरा देता और इंडिया से इन्हें भगा देता, और फिर इंडिया पे राज चलता फ्रांसीसियों का। लेकिन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये प्राइवेट कंपनी होने की वजह से इन्हें नहीं कर पाता था, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता था। इस वजह से क्या है, डुप्ले की हार हो गई, और जैसे ही हार हो गई तो फ्रांसीसी क्या है, हार गए। 1760 में एक युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध। इसे सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। यूरोप की जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, यूरोपियन बच्चे जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस कर्नाटक के तीसरे युद्ध को क्या बोला जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध। 7 साल चला था ये। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, और इस वांडीवास के युद्ध में क्या है, डुप्ले हार जाता है, और ये फाइनल हो जाता है कि अब इंडिया पे, अब देखो डुप्ले हार चुका है, PBEDF, पुर्तगाली जा चुके हैं, हार चुके हैं, गए नहीं है, इंडिया में ही है। डच हार चुके हैं, डेनिश चले गए हैं, और फ्रांसीसी भी हार गए। अब अकेला कौन बच गया, इंग्लैंड। अब ये डिसीजन हो गया वांडीवास के युद्ध के बाद कि अब इंडिया पे राज किसका चलेगा, अब अंग्रेजों का राज चलेगा। इसके बाद अंग्रेज जो है धीरे धीरे हावी होना शुरू हो जाएंगे, किस पे, इंडिया पे। पहले तो ये आपस में ही लड़े कि इंडिया पे राज करेगा कौन यहाँ पे ट्रेड करेगा। राज नहीं करना था इन्हें, जस्ट ट्रेड करना था कि ये हम अपना मार्केट डेवलप करेंगे यहाँ पे। इसलिए क्या है, ये आपस में ही लड़े झगड़े, कटे मरे, और ये वापस चले गए। अब इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है इंग्लैंड वालों। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे इंग्लैंड वाले जो है, अंग्रेज जो है, जो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, वो क्यों इंडिया पे राज करना सोचेंगे और क्यों यहीं पे बस जाएंगे और हमारा शोषण करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।